नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र दुबे और आप मुझे देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम सिंप्लीफाइंग में नेशन नेक्स्ट पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे विल्स के बारे में। जी हाँ, वही है। सबसे पहले हम बात करेंगे और समझेंगे विल होता क्या है, फिर हम बात करेंगे विल के रजिस्ट्रेशन के बारे में, फिर बात करेंगे विटनेस के बारे में, उसके बाद एग्जीक्यूटिवशिप्स के बारे में, और आखिरी में डूज एंड डोंट्स, यानी कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं वो जो हमें नहीं करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए विल लिखते वक्त। दोस्तों हमारा ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैसे आप जानते होंगे कि विल आपका एक पर्सनल लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप आपकी संपत्ति के बारे में लिखते हैं कि आपके बाद आपकी संपत्ति किसे जानी चाहिए। विल आप जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आप विल लिखें इस बात का ख्याल रखें कि विल में एक सिग्नेचर आपका होना बहुत ज़रूरी है, विल में डेट लिखना बहुत ज़रूरी है और साथ में 2 विटनेसेस का भी होना बेहद ज़रूरी है, तभी आपका विल वैलिड विल होगा। आप जब छोटे मोटे चेंजेस करते हैं तो उसे हम कोडिसिल कहते हैं। तो आप कभी भी अगर आप चेंज करें छोटा मोटा तो उसे कोडिसिल करके अटैच कर सकते हैं विल के साथ, या अगर आपको एक बड़ा चेंज करना है तो आप पूरा का पूरा विल फिर से लिख सकते हैं। लेकिन खास बात है कि जो भी आपका मोस्ट रिसेंट विल होगा वही वैलिड माना जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं विल के रजिस्ट्रेशन के बारे में। लीगली विल का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत हाईली एडवाइजेबल है कि आप विल को रजिस्टर कराएं, क्योंकि जब भी आप आपका विल रजिस्टर करते हैं आप इंश्योर करते हैं कि आपकी विल की कॉपी एक रजिस्ट्रार ऑफिस में हो, ताकि अगर कभी विल गुम हो जाए या कोई डुप्लीकेट विल लेके आ जाए तो एक रेफरेंस है कि ये विल है जो कि असली है, जो कि रजिस्ट्रार के पास है। लेकिन जो भी विल आपके रीसेंट होगी वही वैलिड होगी। मतलब कि अगर आपने एक विल लिखा उसके रजिस्टर किया और उसके बाद आपने एक दूसरा विल लिखा और उसे रजिस्टर नहीं किया, तो जो आपका दूसरा विल है यानी कि जो रीसेंट विल है वही वैलिड माना जाएगा। तो अब बात करते हैं विटनेसेस के बारे में। यहाँ विटनेस बहुत ज़रूरी है एक विल के वैलिड होने के लिए। अगर विटनेस 2 विटनेसेस का सिग्नेचर होगा तभी विल को वैलिड माना जाएगा। और जब भी विल कंटेस्ट होता है, उसमें कोई लीगल केस होता है, तो विटनेस अगर स्ट्रांग हो, विटनेस अगर उस वक्त कहे कि हाँ हमारे सामने ही साइन किया गया है, तो वो विल की ऑथेंटिसिटी प्रूव हो सकती है। तो इसके लिए विटनेस बहुत सोच समझ के बनाए। आप किसी ऐसे आदमी को विटनेस बनाए जो कि आपका ट्रस्टवर्दी हो, जो कि उस वक्त आके अगर डिस्प्यूट हो तो कोर्ट में जाके ये कंफर्म कर सके कि उसने ही विटनेस किया है। हो सके तो विटनेस आपसे यंग हो ताकि वो आपको आउटलिव कर सके। विटनेस कोई भी, आपके डॉक्टर, आपके अकाउंटेंट, आपके लॉयर, कोई भी विटनेस बन सकते हैं, लेकिन आप किसी अपने बेनिफिशियरी को विटनेस नहीं बना सकते, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। एक और चीज़, विटनेस आपके विल के कंटेंट को देखे ये ज़रूरी नहीं है। उसका मतलब कि आप पूरा विल लिखिए और आखिरी में जहाँ पे साइन करते हैं सिर्फ वहाँ पे ही विटनेस का सिग्नेचर लीजिए। और एक ज़रूरी बात, विटनेस आपके सामने होना चाहिए जब आप साइन करें। विटनेस का मतलब ये होता है कि उसने आपको सिग्नेचर करते हुए देखा है। मतलब कि अगर आपके 2 विटनेसेस हैं तो आपके दोनों विटनेस एक साथ हो और वो विटनेस देखें कि आपने साइन किया है, उसके बाद वो विटनेस एक करके साइन करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने साइन किया फिर एक विटनेस को भेजा, फिर कॉपी आई विल की, फिर आपने दूसरे विटनेस को भेजा, ये गलत है। विटनेस आपके साथ होने चाहिए और वो विटनेस करते हैं कि आपने उनके सामने साइन किया है। तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। अगला विल का एक ज़रूरी पार्ट होता है एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना। जी हाँ, एग्जीक्यूटर वो पर्सन होता है जो कि डिमाइस के बाद विल को लेके कोर्ट में जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है विल को। उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो एस्टेट के बिहाफ पे साइन कर सके, बैंक अकाउंट खुलवा सके, जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको कलेक्ट करके आपके लिगेटी को दे। तो एग्जीक्यूटर बहुत पावरफुल पोजीशन होती है, सोच समझ के बनाएं, क्योंकि एग्जीक्यूटर ही आपके एस्टेट को रिप्रेजेंट करेगा।
एग्जीक्यूटर लीगैलिटी यानी कि बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो अगर आपने अपने वाइफ और अपने बच्चों को बेनिफिशियरी बनाया अपने विल में, तो आप उनमें से किसी एक को एग्जीक्यूटर बना सकते हैं या उन सबको भी एग्जीक्यूटर बना सकते हैं। कुछ कंपनियां भी ऐसी हैं जो कि एग्जीक्यूटर का काम करती है। हमारी कंपनी प्लान माई स्टेट भी एग्जीक्यूटर का काम करती है। एग्जीक्यूटर जब भी बनाए तो ये ध्यान रखें कि एग्जीक्यूटर आपसे कम एज का हो और एग्जीक्यूटर का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो तो बेटर है। मतलब कि किसी का रिलेटिव, किसी बेनिफिशियरी का रिलेटिव को आप अगर एग्जीक्यूटर बनाएंगे तो चांसेस हैं कि वो उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी के साथ चला जाए। मतलब आप कई बार आपके लॉयर या आपके इंडिपेंडेंट फ्रेंड को एग्जीक्यूटर बना सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटर बनाने के वक्त एक और ख़ास चीज़ का ख्याल रखिए कि एग्जीक्यूटर आपके जान पहचान में हो, अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि वो एग्जीक्यूटर किसी और कंट्री में चला गया और वो रोल कर नहीं पा रहा हो, या फिर अगर आपने देखा कि आपने किसी को एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया है और उनकी हेल्थ ठीक नहीं है या उनका आप इंटरेस्ट नहीं है एग्जीक्यूटर बनने में, उन्होंने आपको आके बोल दिया कि आप वो एग्जीक्यूटर नहीं बन सकते हैं, तो आप आपका विल चेंज करके एग्जीक्यूटर चेंज कर लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा एग्जीक्यूटर बहुत ज़रूरी है आपके विल का, तो बहुत सोच समझ के एग्जीक्यूटर बनाए दोस्तों। तो आइए अब बात करते हैं विल्स के डूज एंड डोंट्स के बारे में। तो सबसे पहला एक ऐसा क्लॉज जिसे हम कहते हैं गार्जियन क्लॉज, वो लिखना तब ज़रूरी होता है अगर आपके बच्चे माइनर हैं, तो आपको एक ऐसा क्लॉज लिखना चाहिए आपके विल में कि इन केस ऐसी सूरत में जहाँ पे कि माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है और बच्चे माइनर हैं, तो आप किसे गार्जियन अपॉइंट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ ये पूरा प्रोसेस गार्जियनशिप अपॉइंटमेंट का डिले हो सकता है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्लियरली लिखें आपके विल में कि कौन गार्जियन होगा। साथ के साथ आप एक ऐसा प्रोविजनिंग भी कर सकते हैं कि ऐसी सूरत में आपका एग्जीक्यूटर है वो एक ट्रस्ट बनाए और सारा पैसा उस ट्रस्ट में जाए, और बच्चे जब एक एज के हो जाए, लेट्स से 25 साल या कोई भी आप एज डिसाइड कर सकते हैं, उस वक्त ही ट्रस्ट उन्हें पैसा दे और उस वक्त तक ट्रस्ट उनके एजुकेशन या उनके मेडिकल या बाकी भी जो डेली लिविंग की चीज़ें हैं उसका ख्याल रखें। तो ये एक गार्जियन का क्लॉज इस सूरत में बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब भी आप किसी को बेनिफिशियरी बनाएं तो ये ध्यान रखें कि जो आपके नॉमिनी हैं अकाउंट्स में, उन्हीं को अगर हो सके तो बेनिफिशियरी बनाएं। इससे जो क्लेम का प्रोसेस होता है वो सिंपल हो जाता है। मान लीजिए अगर मैं नॉमिनी हूँ किसी अकाउंट में और मुझे ही बेनिफिशियरी बनाया तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तीसरा, जब भी आप विल लिखें तो ध्यान रखें कि विल के हर पेज पे साइन करिए, हर पेज की नंबरिंग कीजिए। अगर मान लीजिए आपका 6 पेज का 5 पेज का विल है तो हर पेज पे लिखिए 1 of 5, 2 of 5, 3 of 5, इस तरह से आप नंबरिंग कीजिए ताकि कोई बीच में से कोई पेज ना निकाल ले। अगला, कई लोग विल लिखते वक्त एक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी रखते हैं, एक डॉक्टर से, एक रेपुटेड डॉक्टर से एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेते हैं कि इस दिन जिस दिन मैं विल लिख रहा हूँ मैं मेंटली स्टेबल हूँ, मैं मेंटली फिट हूँ। क्योंकि कई बार विल जो है ये मेंटल ग्राउंड पे कंटेस्ट होता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन के केसेस में, तो बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त आप ये सर्टिफिकेट भी विल के साथ लगाएं। अगली बात यह है कि आप जब भी विल लिखें, कई बार ये ज़रूरत पड़ सकती है कि कोई विल कंटेस्ट हो तो आप एक विल को वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आजकल कई लोग विल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये उन केसेस में एडवाइजेबल है जहाँ पे कि डिस्प्यूट होने का चांस है, आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम करेगी, तो आप विल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जहाँ पे कि जिसने विल लिखा है वो विल को पढ़ रहा है डेट के साथ। हालांकि इसकी कोर्ट में वैलिडिटी कितनी होगी वो तब देखा जाएगा क्योंकि लॉज बदल रहे हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन ये अच्छा होगा कि आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी करें। अगला पॉइंट कि जैसे मैंने बताया कि जब भी आप विल लिखें तो आपके बेनिफिशियरीज को विटनेस ना बनाएं, या कोई भी अगर रिलेटेड पार्टी हो तो उसको विटनेस ना बनाएं, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। सिमिलरली एग्जीक्यूटर बनाते वक्त भी ख्याल रखें कि वो लोग एग्जीक्यूटर रहें जो कि ट्रस्टवर्दी हों और वो किसी एक बेनिफिशियरी के साइड ना हो सके। अगला पॉइंट, विल लिखने के बाद विल को कहाँ रखें, क्या सेफ कस्टडी कहाँ रखा जाए, यह आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कई लोग अपने घर के लॉकर में रखते हैं, कई लोग अपने एग्जीक्यूटर जो अगर फ्रेंड या लॉयर है उसको देते हैं, या कई लोग घर पे ही रखते हैं या बैंक में भी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है,
बट जहाँ भी रखें हो सके तो आपके बेनिफिशियरी को बता के रखें कि ये फलाना जगह पे विल रखा हुआ है। और आखिरी पॉइंट जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन में किसी एक पार्टी को या किसी एक पर्सन को ज़्यादा दिया है, आपको लगता है डिस्प्यूट का चांस है, तो कोशिश करें कि आप पहले से ही बता के रखें या पहले से ही आप हिंट दे के रखें कि क्यों आपने ऐसा किया है। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आप पहले से बता के रखेंगे तो डिस्प्यूट के चांसेस कम होंगे, वो शॉक फैक्टर कम होगा, तो होपफुली आपके बाद लिगेटीज आपस में फाइट नहीं करेंगे। दोस्तों ये था हमारा वीडियो खास विल के ऊपर। उम्मीद है आपको पसंद आया। देखते रहिए नेशन नेक्स्ट। नमस्कार। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.